अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह शिफा तबीयत ठीक है आपकी? तबीयत मेरी ठीक है। बड़ा बुरा, एक बहुत ही बुरा फूड पॉइजनिंग का एक स्पेल आया मेरी ज़िंदगी में और बस ऐसा हो जाता है कभी-कभी। मैंने फूड पॉइजनिंग के बारे में काफ़ी पढ़ा था। अच्छा। तो उसकी वजह ये होती है कि जब आप अकेले अकेले खाना खा लें, दूसरों को ना लेकर जाएं, खुद दावतों पे चले जाएं, उसकी वजह से अक्सर औकात साइंसी तहकीकात में ये बात सामने आई है। वो उसकी वजह भी मैं आपको बता देती हूँ। वो तहकीकात में आपको वजह नहीं बताई उसने। वजह ये होती है कि जब आप दावत पे चले जाएं और दूसरा बद्दुआ दे, दिल से आहें निकाले, आहा जिसको कहते हैं ना, वो करे तो फिर आप बच ना पाएंगे। लेकिन उस बद्दुआ का जो कॉज, जो रीजन क्या होता है कि एक बंदा चला गया, तो जब चले गया तो दूसरे को पता चला, उसने कहा अच्छा क्या तो वो उस अच्छा की वजह से जो है ये फूड पॉइजनिंग का एक वायरस है जो मुतहर्रिक होता है इंसान के पेट में। बिल्कुल। लेकिन और मुसीबत उसकी ये है कि आपने दावत की ना हो और आप बीमार पड़ जाए तो ये फिर एक और फिर ये किसी पुरानी दावत का शाखसाना हो सकता है। बिल्कुल। पुराने कर्जे भी तो होते हैं, पुराने कर्जे जैसे हमने लिए हुए कर्जे। अल्लाह अकबर, ऐसे कर्जे हमने लिए हुए। अब तो कुछ हो भी डेट ट्रैप और वो भी सिलसिला चल रहा है, कुछ बात हो रही है कि अल्लाह ताला हमें हर जो है कर्ज से निजात अता फरमाए। और एक तो हम फाइनेंशियल कर्ज लेते हैं, हाँ। दूसरा पाकिस्तानी अवाम जो है वो भी यूँ कह लीजिए कि पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत और पाकिस्तानी अवाम पर इस मिट्टी का कर्ज है वो चुकाने की भी तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल। और वो चुकाते रहती है। कौन सी एक कौम के बारे में तो मैं आज खास तौर पर बात करना चाहूंगी। कौन सी कौम? उसकी वजह ये है कि सारी कौमें 5, 7, 8, 10 कौमें रहती है पाकिस्तान में। सारी कौमें बेहतरीन कौमें, बेहतरीन कौम है। वो तो कायदे आज़म ने कह दिया ना, हमें उस तरफ जाना नहीं चाहिए। लेकिन हम बार बार कि आप पहले पाकिस्तानी हैं, उसके बाद आप पठान, पंजाबी, सिंधी, सराइकी, ये सब आप बाद में हैं, पहले आप पाकिस्तानी हैं। तो इस चीज को लेकर आप चलते रहे। लेकिन जब कोई आपको प्रोवोक करने की कोशिश करे, नेशनल टीवी पे बैठकर कोई इस किस्म की बातें करने की कोशिश करे, जिस किस्म के बयानात आजकल आए खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के बारे में, तो उधर हम उनको भी जरा रिमाइंडर देना चाहेंगे। और बाकी भी जो लोग हैं जो उनके इस बयान को सोच में पड़ गए कि शायद वहाँ के लोग मिलिटेंट्स हो सकते हैं, शायद खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की बात है। हाँ, तो मैं क्या किया उन्होंने पाकिस्तान के लिए? क्या किया? अरे छोड़े क्या किया उन्होंने पाकिस्तान के लिए? आप सवाल अपना पूरा करें, फिर मैं आपको जवाब देती हूँ। क्या किया खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने पाकिस्तान के लिए? बताइए क्या किया। मैं अब आपको बताती हूँ। 1947 जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो 1947 के रेफरेंडम में मुस्लिम लीग को वोट देकर पाकिस्तान बनने को यकीनी बनाया था खैबर पख्तूनख्वा के पठानों ने, पश्तूनों ने। फिर कायदे आज़म साहब का हुक्म था एक, उनके हुक्म पर, क्योंकि ये भी बात बड़ी मशहूर है, मुख्तलिफ किताबों में कोटेड है कि जब कायदे आज़म जाकर पेशावर में या खैबर पख्तूनख्वा के किसी इलाके में एड्रेस किया करते थे, खिताब किया करते थे, तो उनको हर चीज़ तो समझ में नहीं आ रही होती थी, क्योंकि या तो कायदे आज़म अंग्रेजी में बात कर रहे होते थे। वो कहते थे जो कह रहा है ये आदमी सच कह रहा है। तो उनकी इंटेग्रिटी पर और उनके कहने पर ईमान लाकर खैबर पख्तूनख्वा के जो भी अवाम थे, उन्होंने किया ये था कि उनके कायदे आज़म साहब के हुक्म पर डोगरा और भारतीय फ़ौज के खिलाफ जहाद करके आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने में अपना किरदार अदा किया था। ये किया था खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने। अच्छा, इसके अलावा फिर बाकी वो चीज़ तो अलग है कि वॉर ऑन टेरर में खैबर पख्तूनख्वा से, और यहाँ पर मैं दोनों की बात करूँगी, जो हमारे फ़ौजें भी जो वॉर ऑन टेरर में पुलिस के एहलकार, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के एहलकार जो शहीद हुए, उन्होंने जाने दी, वो भी उतनी ही अहमियत की हामिल है जितनी कि हमारे उन सिविलियंस की जाने अहमियत की हामिल है जो कि खैबर पख्तूनख्वा में वॉर ऑन टेरर और दहशतगर्दी से लड़ते हुए जानों का नजराना पेश करते रहे मुल्क के लिए। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई सूबा अफेक्टेड रहा है आपका दहशतगर्दी से, तो आपके ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स रहे हैं, आपका स्वात का इलाका, आपका अपर दी, लोअर, ये सारे वो इलाके पाकिस्तान का। आपका पाकिस्तान से मुखातिब हूँ इस वक्त, तो पाकिस्तान का ये वाला इलाका सारा वो रहा है, दहशतगर्दी से अफेक्टेड रहा है। आज तक वहाँ पर जो है मुख्तलिफ मुतअद्दिद जगहों पर कोई कहता है ड्रोन हुए, कोई कहता है कि दहशतगर्दी का हमला था, जो भी था, बहरहाल ड्रोन से भी अफेक्टेड रहा वो इलाका हमारा। तो उस इलाके की तो जितनी कुर्बानियाँ हैं उसका तो मुकाबला कोई कर नहीं सकता, इसलिए उस एवेन्यू में घुसने की ज़रूरत नहीं है कि खैबर कभी कभी जो है ना वो जज्बात की रौ में इंसान बह जाता है और दिमागी वो बहे हुए थे। बिल्कुल, वो हजरत जो थे वो जज्बात के ही लौ में बहे हुए थे। उनको चाहिए कि वो 1971 में भी जो किरदार थे उसको भी याद रखें। हम तो अपनी जज्बात हमारा मुकाबला ना करें आप किसी और से। आप सर आप जहन में रखें कि आप निगरान हैं और आप चंद महीनों हफ्तों के लिए इधर हैं, और जब आप जाएंगे तो फिर आपके साथ अल्लाह ना करे कि कुछ ऐसा वैसा हो, इसलिए अपनी ज़ुबान से जो भी निकालें सोच के निकालें। मैसेज पहुंच गया। बिल्कुल। अब हम वापस अपनी कुर्सी अब हम चलते हैं 60 सेकंड न्यूज़ की तरफ और बताते हैं दुनिया में और पाकिस्तान में कि 60 सेकंड में क्या क्या हो रहा है। इमरान खान और शहबाज शरीफ का मिल बैठकर मुल्क के मसाइल हल करने का इंदिया।
मेरी गिरफ्तारी अदालत में पेश करने के लिए नहीं, मुझे मारने के लिए है। 18 मार्च को अदालत में पेश होगा, इमरान खान। जमान पार्क में कलअदम तंजीम के अरकान की मौजूदगी की इत्तलात हैं। पंजाब के निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर का बयान। PSL 8 पेशावर की इस्लामाबाद के खिलाफ जीत। फाइनल में रसाई के लिए लाहौर और पेशावर आज आमने सामने। लाहौर में 19 मार्च को बारिश के पेश नज़र PSL का फाइनल 18 मार्च को होगा। सिंध में डिजिटल मरदमशुमारी और सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात के मौजू पर पीपल्स पार्टी की आज ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, MQM शरीक नहीं होगी। भारत में फ़ौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 2 फ़ौजी हलाक। मलावी और मोज़म्बिक में समुद्री तूफ़ान फ्रेडी से हलाकतों की तादाद 400 से तजावुज़ कर गई। फ्रांस में पेंशन की उम्र तब्दील करने पर शदीद एहतजाज। और कोलंबिया में कोयले की कान में धमाका, 21 अफराद हलाक। ये थी जी 60 सेकेंड न्यूज़। दुनिया में क्या हो रहा है, अब ज़रा आपको ट्रेंडिंग स्टोरीज़ की तरफ लेकर जाते हैं। सबसे पहले जिक्र करेंगे जी पाकिस्तान के मायानाज क्रिकेट अंपायर अलीम डार का। अलीम डार के नाम से आप वाकिफ़ हैं? सारी दुनिया वाकिफ़ है। अलीम डार अपने दुरुस्त फैसलों की बदौलत ये पूरी दुनिया में, पूरी क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। इन्होंने 54 साल अलीम डार ने 435 मैचेस में अंपायरिंग के फ़राइज़ सरअंजाम दिए। टेस्ट मैचेस, वनडे, इंटरनेशनल, T20 सब शामिल थे। कई वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स के फाइनल में अंपायरिंग का भी इन्हें एजाज़ हासिल है। और अब 19 साल ICC के एलीट पैनल ऑफ अंपायर्स का हिस्सा रहने के बाद उन्होंने उससे इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया है। ताहम अब भी वो मुल्क में होने वाले मैचेस की अंपायरिंग कर सकेंगे और बैरून मुल्क मैचेस में भी वो अंपायर के तौर पर काम कर सकेंगे, लेकिन वो जो ICC का जो एलीट पैनल होता है उसके अंपायर्स का अब वो हिस्सा नहीं होंगे। और उन्होंने अब तक 144 टेस्ट, 222 वनडे और 69 T20 मैचेस में अंपायरिंग की थी। 2007 के ODI और 2007 और 11 के ODI जो 2011 में भी ODI वर्ल्ड कप के फाइनल में वो अंपायर थे। और इसी तरह 2010, 2012 के T20 वर्ल्ड कप्स के फाइनल में भी उन्होंने अंपायरिंग की थी। और 2009 से 2011 तक मुसलसल 3 साल अंपायर ऑफ द ईयर का इन्होंने एजाज़ हासिल किया था जी। और अब उनकी जगह एहसन साहब जो हैं, जो पाकिस्तानी अंपायर हैं, वो आए हैं और वो ICC के एलीट पैनल का हिस्सा बने। नजम सेठी साहब ने उनको कंग्रेचुलेट भी किया है। बिल्कुल, नजम सेठी साहब ने कंग्रेचुलेट किया है। और आजकल तो खैर PSL चल रहा है, तो ये इस किस्म की न्यूज़ जो है वो संडे को नहीं, सैटरडे को फाइनल हो गया। बिल्कुल, कल फाइनल हो गया है। पहले फाइनल कर दिया, एक दिन पहले कर दिया। पता नहीं अब बारिश की वजह से किया है, किसी और के डर की वजह से किया, किस ये ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोग खामोखा छेड़े ना। देखिए, हमें छेड़ेंगे तो फिर तो हम भी छेड़ेंगे। ये फिल्म में चलता है ना। देखिए, छेड़ने वाला अगर छेड़ जाए तो दूसरा साइड ना छेड़े, छेड़े मत। हाँ, मैं कभी छेड़ता हूँ नहीं। आप छेड़ते हैं लोगों को, फिर लोग भी आपको छेड़ते हैं। बदले में आपके तो रिस्ट्रेन कोई किसी किस्म का लोग दिखाते ही नहीं आपकी तरफ। अगली खबर आपको जरा लेके चलते हैं कनाडा की तरफ। इस बात पर वैसे तज्जियाकारों की बड़ी अक्सरियत जो है वो मुत्तफिक होती है कि कोल्ड वॉर का दौर जो है वो एक दफ़ा फिर दुनिया में वापस आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। रूस के यूक्रेन पर हमले ने इस अमल को तेज़ कर दिया, ये भी लोगों का मानना है। अच्छा, इसके आलमी मईशत पर असरात तो सबके सामने हैं ही। अब मशरिक और मगरिब की 2 दुनियाओं की तफरीक खेलों में भी आ गई है। रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो 1980 में रूस में होने वाले जो ओलंपिक्स थे उसका अमेरिका समेत 65 ममालिक ने बायकॉट कर दिया था। अच्छा, फिर यूक्रेन पर हमले के बाद रूस और बेलारूस के जो एथलीट्स हैं उनकी बैनुल अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद हो गई थी। फिर अब कनाडा की जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने ऐलान किया है कि 2024 में होने वाले जो ओलंपिक्स हैं उसमें रूस और बेलारूस के जो एथलीट्स हैं उनको शिरकत की इजाज़त नहीं होगी। और लेकिन उन्होंने एक सहाफ़ी के सवालों के पर ने ऐसा परेशान किया, एक सहाफ़ी के सवालों ने उनको ऐसा परेशान किया कि वो कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से फिर चले गए। क्या सवाल किया सहाफ़ी ने? इराक पर जब अमेरिका ने हमला किया था या अफ़गानिस्तान पर हमला किया था और जो फ़लस्तीन के ऊपर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं इसराइलियों से, उस वक्त उनकी खामोशी है। कोई मसला नहीं है उन्हें, वो खामोश है और वो दूसरी खातून रोक रही हैं उनको कि नहीं बस ये वाली बातें ना करें, ये बातें ना करें। ये सिलेक्टिव फ्रीडम वाले लोग हैं, ये अंग्रेज़ और ये जो भी वेस्टर्न वर्ल्ड्स हैं, ये अपने मफादात देखते हैं। हम पता नहीं क्यों इन्हें समझते हैं कि ये बड़े आला और अरफा लोग हैं। बहरहाल अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। यूके की तरफ आपको लेके जाते हैं। यूके में क्या हुआ? टिकटॉक बैन हो गया यूके में। बिल्कुल, टिकटॉक तो वैसे पूरी दुनिया में ही
ही वो एक तरह से अजीब नजरों से देखा जा रहा है, नजरों उसको से देखा बेचारे जा रहा है, हर तरफ ही उसके ऊपर बैनों और हालांकि दुनिया की मकबूल तरीन ऐप्स में से वो एक ऐप है और अमेरिका में अगर बात करें तो सिर्फ 10 करोड़ से ज़ायद उसके यूजर्स हैं और चीनी कंपनी है बाइट डांस, उसकी मिल्कियत है ये। और यही वजह है कि मगरबी ममालिक की जो हुकूमतें हैं उस पर पाबंदियाँ आयद करने की कोशिश करती रहती हैं और साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी मुल्क भर में उसको डाउनलोड करने पर पाबंदी आयद की थी, लेकिन फिर अदालतों ने ये हुक्म ख़त्म कर दिया था। और अब अमेरिकी हुकूमत दबाव डाल रही है कि टिकटॉक के मालिकान उसे बेच दें वरना उस पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। और मगरबी ममालिक को बुनियादी तौर पर खदशा ये है कि चीनी हुकूमत इस ऐप को जासूसी के लिए इस्तेमाल कर सकती है। तो बरतानिया ने भी सरकारी दफातर में इस ऐप पर पाबंदी आयद कर दी है और बरतानिया के जो काबीना के वजीर थे ओलिवर डाउडन, उन्होंने इस पाबंदी का ऐलान किया और इसकी वजह ये उन्होंने बताई कि जी सिक्योरिटी खदशात हैं। और चीन ने फिर इस पर अपना रद्द-ए-अमल दिया, उसे कहा कि ये सियासी फैसला है। इससे पहले अमेरिका, कनाडा, बेल्जियम समेत जो मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक हैं वो भी सरकारी डिवाइसेस में टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा चुके हैं। बिल्कुल सही है। देख लें क्या क्या हो रहा है दुनिया में, क्या क्या हो रहा है दुनिया में। लेकिन मैं आपको और एक और चीज बताती हूँ क्या क्या हो रहा है दुनिया में। एक तो दुनिया जा रही है मसनूई जहानत की तरफ। हाँ। तकरीबन हर शोबे में ही मसनूई जहानत जो है, मसनूई जहानत कैसा मसनूई जहानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन ये याद रखिए कि इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल ही है। सही ऑर्गेनिक नहीं समझी जाएगी। अच्छा मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या। दीगर शोबों में भी हर तरफ ही अब बेसिकली जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका जो है वो मामला जो है वो चल पड़ा है और उस हर शोबे में वो कारामद साबित हो रही है। लेकिन जो लॉ है, कानून के शोबे में भी इब्तिदाई कदम रख चुकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हमने आपको खबर बताई थी कि वकला के जो दलाइल हैं वो उनकी जो ट्रांसक्रिप्ट है अब वो AI पर मुश्तमिल होगी। AI जो है उसके इस्तेमाल वहाँ पर शुरू हो चुका है। अच्छा, अमेरिकी अदालत में एक दिलचस्प मुकदमा दायर हुआ है जिसका ताल्लुक AI से, और मुकदमा यह है कि एक अमेरिकी फर्म ने रोबोट बनाया डू नॉट पे, वकील तैयार किया जो कि अवाम को मामलात पर कानूनी 150 मतलब 150 मामलात पर तकरीबन कानूनी जो वो है रहनुमाई वो फराहम करता है। अब इस रोबोट वकील के खिलाफ अदालत में केस दायर हो गया है और कहा यह जा रहा है कि रोबोट के खिलाफ जो इल्जामात हैं उसमें एक ये है कि इसके पास कानून की डिग्री नहीं है, बगैर डिग्री के ये कैसे प्रैक्टिस कर सकता है, ये सवाल एक तो सही है भाई, ये डिग्री लेकर आओ ना रोबोट साहब। हाँ, शिकायत दर्ज कराने वाला का कहना ये है कि ये ना ही रोबोट है और ना ही वकील है और ना ही लॉ फर्म है। तो अदालत में जमा की गई जो दस्तावेजात हैं उसके मुताबिक बड़ी तादाद में लोगों ने रोबोट वकील की कानूनी मुआवनत को महंगा और मायार से कम तर करार दिया। नाम तो डू नॉट पे है, तो महंगा कैसे हुआ? डू नॉट पे तो उसका नाम है, लेकिन महंगा है, बिल्कुल महंगा इन अ वे कि वो मतलब कहते हैं ना कि आपको बड़ी महंगी पड़ी ये चीज। चाहे आप ये वाला महंगा कह रहे हैं लोग या उनको पैसे वाला महंगा कह रहे हैं। हाँ, इस केस में अदालत का फैसला कानूनी मामलात में मसनूई जहानत के इस्तेमाल की किस्मत का फैसला भी कर देगा, ताकि फ्यूचर में जो भी होगा, क्या फ्यूचर में जो रोबोट्स वगैरह हैं वो वकला, और देखिए अगर वकला आ सकते हैं ना तो फिर तो जज भी आ सकते हैं। तो जजों को ये भी जहन में होगा, तमाम चीजें इसकी तरफ जाएंगी, दुनिया में सब कुछ होगा, एंकर भी आ जाएंगे। लेकिन वो वही बात है कि वो कह रहे हैं कि मयार जो है स्टैंडर्ड वो ठीक नहीं है इसका, और मयार सही हो जाएगा थोड़े अरसे में, मयार 5-10 साल में सही हो जाएगा। साइंस की जो तरक्की है उसको आप रोक नहीं सकते, और साइंस की जिस तरीके से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है ना, खासतौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में, आप दुनिया 10 साल में क्या हो जाएगी इस वक्त अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं भी हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो गई, वो कुछ था शेर गालिब का। अच्छा, एक आखिरी खबर आपको दे दें, बड़ी अहम खबर तमाम खवातीन के लिए। शिफा, आपको भी मैं समझा रहा हूँ, ये जो आप जिस तरीके से वो हेयर क्लिप आप इस्तेमाल करती है ना, वो क्या होता है, कैचर जिसको कहते हैं। हाँ, मैंने तो अभी आज तो नहीं लगाया मैंने, मतलब मुझे समझ आ गई थी जनरली एक दो दिन से मेरे क्लिप के बारे में जी तबसरे कर रहे हैं। बरतानिया की एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, उन्होंने तमाम खवातीन के लिए पैगाम दिया है जो ड्राइविंग के दौरान बालों को बांधने के लिए हेयर क्लिप का वो जो कैचर होता है उसका इस्तेमाल करती हैं। और इनका नाम है जी जीना पेनेसर। ये स्टूडेंट डर्बीशायर में रहती हैं। काम के बाद वो गाड़ी ड्राइव करते हुए घर वापस आ रही थी, जब सड़क पर धुंध थी और धुंध ज़रा गहरी थी, तो अचानक उनको महसूस हुआ कि उनकी गाड़ी का टायर किसी खड्डे में फंस गया है। उन्होंने ब्रेक मारने की कोशिश की, गाड़ी उनके कंट्रोल से बाहर हुई। 50 मीटर तक वो गाड़ी कलाबाजियाँ खाती रही और नीम बेहोशी की हालत में वो गाड़ी के टूटे हुए शीशे से बाहर निकली। तो वहाँ पर गुजरते हुए एक शख्स ने फिर उन्हें अस्पताल पहुँचाया, और होश में आने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि उनके बाएं अबरों से लेकर सर के पीछे तक 30 सेंटीमीटर का एक कट आया है, और इस कट की वजह गाड़ी की छत के साथ साथ वो हेयर क्लिप भी था जो कि उन्होंने अपने बालों को जोड़े रखने के लिए सर के पीछे लगाया हुआ था। और उन्होंने ख़वातीन को फिर अब ये पैगाम दिया है कि गाड़ी ड्राइव करने से पहले
क्लिप उतार दिया करें, वरना किसी भी हादसे की सूरत में इसकी वजह से मजीद गहरा नुकसान जख्म पहुंचाएगा। लग सकता है। अच्छा, अब एक तो वो प्लास्टिक के क्लिप होते हैं, मेटेलिक भी मेटल होते भी होते हैं, मेटल, तो बिल्कुल, आप बिल्कुल, सोचें कि मेटल वो के कितना भी होते हैं। खतरनाक होगा अगर आपके सर पे ये लगा हुआ है और आप हाँ, पीछे से कोई जोरदार कोई चीज लगती है आपको बिल्कुल। या झटका लगता है। प्लास्टिक का तो चलो इतनी हल्की सी क्वालिटी होती है कि वो टूट जाएगी, हाँ। लेकिन जो मेटल वाले हैं बिल्कुल जी। मेटल के क्लिप्स होते हैं और कैचर्स भी मेटल के होते हैं। बिल्कुल, तो ये बस मैं बता रहा हूँ, ये गलत बात है। आइंदा अगर किसी ने इस्तेमाल किया, जुर्माना लगाओ उसके ऊपर। ये अपनी जान बचाएं और ये ना इस्तेमाल करें। कोई रबर बैंड इस्तेमाल कर लें, कोई मुख्तलिफ चीज़ों से बालों को आप जोड़ सकते हैं ना, पकड़ सकते हैं, उनकी ग्रिप बिल्कुल। किसी भी तरीके से आ सकती है। लेकिन ये दिस इज़ डेंजरस भाई, बिल्कुल सही है। अहम चीज़ है ये। खास है ये मैं खबर जो है वो लेकर आया हूँ ताकि लोगों को पता चले कि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं और वो जिनको बड़ा हम नुकसान सोच कर भी नहीं देती सकते कि ये डेंजरस साबित हो सकती है, हाँ। वो खतरनाक साबित हो जाती है। बिल्कुल। चलें जी, तो वक्फा ले लेते हैं, वक्फा ले वक्फे के लेते बाद हैं दोबारा हाजिर और- होते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। मंडी बहाउद्दीन में एक शादी हुई गुज़िश्ता दिनों और दूल्हा साहब का नाम है जी ख्वाजा मोइन सलीम साहब। अच्छा। और इनकी शादी में इन्होंने क्या किया, इनके और इनके दोस्तों ने अवाम पर तोहफों की बारिश कर दी भाई, डॉलरों की बारिश कर दी, मोबाइल फोन्स की और घड़ियों की बारिश कर आपको दी। नहीं बुलाया हुआ था? मुझे नहीं बुलाया हुआ था। सबसे बड़ी टेंशन मुझे ये है, मैं अफसोस में ये सेगमेंट कर रहा हूँ आज कि मुझे क्यों नहीं बुलाया गया इस शादी में। हमारे साथ मौजूद हैं जी ख्वाजा मोइन साहब जो कि दूल्हा हैं, और इनके जी रमीज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया मुबारक हो, शादी की तो बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले। और ये बताएं, ये आइडिया जो था ये डॉलर बरसाने वाला, ये किसका था, और ये जमा किसने किए हुए थे इतने डॉलर? ये आइडिया दरअसल मेरा था, तो मेरा दोस्त था बहुत प्यारा, तो ये मैंने महीने से ये प्लानिंग मेरी जारी थी, तो ये मेरा प्लान था टोटल। अच्छा, अच्छा। तो ये आपका प्लान था? प्लान आपका था। डॉलर किसके थे? डॉलर किसके थे? मैं भी यही पूछने वाला था। डॉलर भी मेरे थे, डॉलर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे थे। अच्छा, तो इसमें मोइन साहब आपकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी? जी बिल्कुल, सभी था। इन भाइयों ने बड़ा अच्छा जी हमारा प्रोग्राम करवाया सारा, और बस हम एक दूसरे से मशवरे करते थे, फिर जो प्लान ठीक लगता था वो हम करते थे। तो मुझे ये बताएं, जरा समझाएं थोड़ा सा, मैं इसकी लॉजिक समझना चाह रहा हूं कि इसके पीछे वजह क्या थी। मतलब दौलत इस तरीके से डॉलर्स होना, माशाल्लाह आप लोग ज़ाहिर है अल्लाह और दौलतमंद दे, लोग हैं, बिल्कुल। अल्लाह और दे, लेकिन इस तरह लुटाना, अवाम में ऐसे लुटाना, इसके पीछे सोच क्या थी? बहुत शुक्रिया। ये हमारा जो है खानदानी रवायत है हमारी मंडी बहाउद्दीन में ना, अरसा दराज से जो हमारी शादी होती आ रही हैं वो बिल्कुल बस सेम ऐसे ही होती हैं जैसा कि आपने टीवी पे भी देखी है और सब ये न्यूज़ चैनल वालों ने जो है चलाई है। तो अच्छा, ये रिवायत है, इस रिवायत को आप चला रहे हैं आज, ठीक है। कितने टोटल वैसे हम कितने भी डॉलर बस जो है वो हाँ। इस एक्टिविटी पे लगे? बस इतने तो खास को नहीं, बहरहाल जितने लाग गए हैं तो वो फिर बस बहुत ज्यादा ही लाग गए हैं जी। तो बताएं ना, बताएं, घबराएं बहुत नहीं, ज्यादा लग बताएं। गए। कितने कितने अंदाजा कोई बताए ना यार। बस बताने से तो फिर वो मजा नहीं ना रहेगा, कीमत कम हो जाएगी फिर। असल में हमने काउंटिंग भी ना की थी। थोड़ा आइडिया दे दें, मतलब अच्छा, 5-10 हजार डॉलर होंगे या कम? उससे तो ज्यादा होंगे या कम? बस आप देख लें टीवी पे, आप अंदाजा लगा लें, आपके पास वीडियोस हैं सब, तो मेरे ख्याल से आप खूब अंदाजा लगा सकते हैं। नहीं सर, हाँ, अंदाजा हाँ। हमें क्या पता हमें कौन क्या से पता डॉलर के वो नोट एक-एक थे, डॉलर- एक डॉलर के नोट थे या मतलब 100 डॉलर के नोट थे, ये तो आपने अंदाजन बताना है कि 5,000 डॉलर, 10,000 डॉलर थे या इससे ज्यादा रकम थी या कम थी, बस इतना बता दें अंदाजे से। असल में मैम ये जो डॉलर थे ना, जितने जस्ट दोस्त थे ना 3-4, तो हमने इकट्ठे किए थे। अपना भाई मेरा छोटा वो ओवरसीज है, तो उसने में भेजे थे, ये लोग अपना दोस्त की शादी है, अच्छा। तो हमने उधर गिनती नहीं की कितने थे वो, हम पे हमारे पास जितने थे हमने उधर लुटा दिए हैं। अच्छा, तो डॉलर के अलावा क्या क्या लुटाया? डॉलर के अलावा मोबाइल थे, कपड़े थे ब्रांड के,
घड़ी थी, हाँ। वॉच, अच्छा अच्छा, अब जब ये सारी सोने के सिक्के, सारी चीजें ये आपने 20-30 लाख का तो था कम से कम सारा मवाद। सही। अच्छा, अब ये जब चीज़ें आपने लुटाई, बहुत सारे लोग जिनसे हमारी बात हुई, बड़े जो लोग इस न्यूज़ को देख भी रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई क्या ये बेहतर ना होता कि लोगों को आप वो क्या कहते हैं किसी खैर के काम में लगा देते, इसी सेंटर में दे देते। ये लुटाने वाला कॉन्सेप्ट जो है वो मंडी बहाउद्दीन में क्या है? अपने ही ऊपर लगा देते हाँ। कि हनीमून पे बहुत कोई वर्ल्ड टूर करा लेते हैं, इस किस्म का। ये वो लोगों ने ये कहा है हमें, तो हमने कहा ये पूछेंगे हम आपसे। आप देखें, मेरी बात सुने, ये है, ये भी मतलब गरीब लोग थे जो हमने जिसपे ये लुटाए हैं पैसे, और तो काफी दूर से लोग जो है आए हुए थे, लाहौर से, मियांवाली से, झंग से, फैसलाबाद से, टोबा टेक सिंह से, इस्लामाबाद से, सरगोदा से। तो सबको पता था कि ये होना है यहाँ पर? इनविटेशन में आपने बताया हुआ था क्या कि आना डॉलर की बारिश होगी? हमारी मंडी बहावलदीन में जब भी हमारी कोई शादी या कोई इवेंट होता है तो ये दूर दूर तक लोगों को मतलब खबर हो जाती है, और वो काफी दूर से लोग आते हैं। मेरे ख्याल से आप अपनी टीवी स्क्रीन पे देखें, काफी ज्यादा जो है वो जो लूटने वाले लोग हैं वो कम से कम मेरे ख्याल से 15-20 हजार लोग होंगे। हम तो खुद परेशान हो गए थे कि कहाँ से इतने लोग आ गए हैं। इतने में तो कोई जी सियासी जलसा लग रहा था हमें, तो ऐसा लग रहा था कोई अभी तकरीर होगी किसी लीडर की। सियासी जलसा कर लिया है, ऐसी बात। अच्छा ये बताएं, आप लोगों को फिर बाद में एफबीआर वगैरह ने तो नहीं तंग किया? वो भी ताक में बैठे होते हैं, उनको भी बहुत डॉलर चाहिए। का शुक्र है, हमारे सांसें क्लियर है सब, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेसमैन लोग हैं तो अच्छा सब डिक्लेयर्ड है। सब कुछ। और हमने चलिए, तो बिजनेसमैन है फिर तो जाहिर है आप खैर के काम भी बहुत सारे करते होंगे। जितने आपने ये डॉलर लुटाए हैं, जितने डॉलर लुटाए हैं उससे ज्यादा डॉलर्स आप खैर के कामों पे लगाते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल जी, बिल्कुल। बस एक लेकिन एहतजाज है हमारा। हाँ। देखिए, हम दोनों के अवैस के बिहाफ पे ये मैं आपसे गिला शिकवा कर रही हूँ। आपने सारी दुनिया को बुलाया उधर, अवैस को क्यों नहीं आपने मदऊ किया? हम भी कुछ लूट लेते। हम जी अवैस भाई को हम स्पेशल बुलाएंगे, और अवैस भाई को हम इधर मंडी बहावलदीन हम इनवाइट करते हैं कि जब दिल चाहे आए हैं, उनको हम शादी वाले माहौल देंगे इनको। हाँ, इनवाइट करते हैं। और अब एक और काम करें बल्कि, लेकिन देखें अवैस भाई आएंगे तो किसी उस पे आएंगे ना, इवेंट पे, तो अगला जो भी भाई आपके बाद आ रहा है, नहीं भी आ रहा तो उसकी शादी करा दे, किसी की हुई भी है तो दूसरी करा दे। अवैस को बुलाने के लिए मंडी बहावलदीन शादियां कराएं आप वहां पे, और फिर अवैस को हम इधर से भिजवाते हैं। ठीक होगी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खान और रमीज साहब मौजूद थे, और डॉलरों की और घड़ियों की और ब्रांडेड कपड़ों की और मोबाइल फ़ोनों की इन्होंने बरसात कर दी। अजीब सी बात है, मतलब ठीक है चले, इनकी एक रिवायत है, लेकिन ये कि जैसा इन्होंने बताया कि भाई मंडी बहावलदीन में ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, और जाहिर है ऐसा ही होता होगा। वो सच कह रहे होंगे क्योंकि लोग बड़ी दूर दूर से आए और उनको अंदाजा हो गया था शायद कि यहाँ पर ये रिवायत होती है और ये होगा काम, तो लोग क्या क्या हो रहा है दुनिया में भाई, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। नाजरीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसके अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो हुकूमत है उसने हर साल जो पेंशन की रकम देनी होती है, वो पेंशन की रकम हर 4 साल में तकरीबन डबल हो जाती है, और ये एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है। अब इसी पेंशन के हवाले से एक तो मसला यहाँ पर है, लेकिन इसी पेंशन के हवाले से फ्रांस में भी इस वक्त शदीद एहतजाज हो रहा है, और हो ये रहा है कि फ्रांस की हुकूमत जो है वो ये कह रही है कि हम पेंशन हासिल करने वालों की जो उम्र है उसको बढ़ा देंगे। 62 ईयर्स की उम्र में पेंशन शुरू होती है, अब हम 64 ईयर्स की उम्र में शुरू करेंगे, और अवाम इस बात पर सरापा एहतजाज है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा क्लैश बन चुका है, और फ्रांस में यूं कह लीजिए कि जो मैक्रोन की जो हुकूमत है उसको भी खतरात लाहक हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब हमारे मुल्क में तो समझ में आता है कि चलो इस तरह के मामला हों भाई, ठीक है, इकोनॉमी का मामला। फ्रांस जैसे मुल्क में इस वक्त और भी बहुत सारे एहतजाजात चल रहे हैं, इन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं फ्रांस यूनुस खान साहब। अस्सलाम वालेकुम यूनुस साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला आपने। जी वालेकुम सलाम।
सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो पेंशन का मामला चल रहा है फ्रांसीसी हुकूमत और अवाम के दरमियान, इसमें फ्रांसीसी हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है और अवाम क्या कह रही है? जी बिल्कुल, फ्रांसीसी हुकूमत का कहना है कि फ्रांस और यूरोप भर की जो मईशत है ये कोरोना से बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। 2 साल तक लॉकडाउन थी, उसके बाद यूक्रेन और रूस की जंग ने इन मईशतों में मज़ीद बिगाड़ पैदा कर दिया है, मसाइल में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से ये इकदाम उठाने पर मजबूर हुए हैं कि यहाँ पे पेंशन इस्लाहात लाए जाएँ। और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले 62 साल की उम्र में पेंशन होती थी, लेकिन यहाँ पे सेनेट में कानून लाया गया, इस्लाहात की गई हैं और सेनेट से ये बिल पास किया गया जो अब 64 साल की होगी। फ्रांसीसी हुकूमत का ये भी कहना है कि हमारे हमसाया ममालिक में जैसे जर्मनी है, वहाँ पे 67 साल की उम्र में पेंशन दी जाती है, तो अब भी हमारी जो एज है वो दीगर ममालिक के मुकाबले में कम है। जबकि यहाँ पे ट्रेड यूनियन वर्कर्स का कहना है कि वो किसी भी तौर पर अपने मुतालबात से वापस या पीछे नहीं हटेंगे, हम हड़ताल करेंगे और पेंशन इस्लाहात जो 64 साल की उम्र में जो पेंशन दी जा रही है वो हमें मंजूर नहीं है। यहाँ पे आपको बताते चलें कि यूरोप बल्कि दुनिया भर में जो लेबर तंजीमें हैं उसमें फ्रांस की जो तंजीम है लेबर्स की वो काफ़ी मजबूत मानी जाती है। ठीक है। अच्छा यूनुस साहब, ये भी एहतजाज कब से हो रहा है, कहाँ हो रहा है और तकरीबन इसमें कितने लोगों ने शिरकत की हुई है? जी देखें ये जो एहतजाज है ये पूरे फ्रांस के तमाम बड़े शहरों में हो रहे हैं और पिछले कई महीनों से ये एहतजाज जारी है और वक्त गुजरने के साथ साथ इस एहतजाज में शिद्दत आ रही है, मुख्तलिफ तंजीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। हमने पहले देखा कि यहाँ पे ट्रेड यूनियन और ट्रांसपोर्ट के जो वर्कर थे उन्होंने इस एहतजाज में हिस्सा लिया। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे जो टीचर थे, जो नर्सेस थे, जो एयरपोर्ट का अमला था वो भी इस एहतजाज में शरीक हुआ और अभी 1 महीने से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सफाई करने वाला अमला है उन्होंने भी इस एहतजाज में शरीक हुए हैं। और अब हम जो पेरिस की हालात देख रहे हैं उसमें ये देख रहे हैं कि जो सफाई ना होने की वजह से यहाँ पे जगह बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो जो गंद नहीं उठाया जा रहा है उस वजह से भी यहाँ पे जो शहरी है वो काफ़ी परेशान है। इसके अलावा जो आपने तादाद के हवाले से बात की तो सिर्फ पेरिस में जो वीकेंड को जो हफ्ता इतवार को एहतजाजी मुजाहरे होते हैं उसमें लाखों अफराद शरीक होते हैं। अगर पूरे फ्रांस की बात करें तो ये तादाद मिलियन तक जाती है और बहुत से एहतजाजी मुजाहरों में नाखुशगवार वाक़यात पेश आए जिसमें पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई हैं, तोड़ फोड़ हुई है, गाड़ियाँ तोड़ी गई है, निजी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया है और यहाँ पे रिपोर्ट भी हुई हैं। तो इस मामले पर पार्लियामेंट में वोटिंग क्यों नहीं करवाई गई है? जी देखें फ्रांस में सदारती निज़ाम है। फ्रांस का जो सिस्टम है ये पाकिस्तानी सिस्टम से काफ़ी मुख्तलिफ है। पेंशन इस्लाहात के हवाले से यहाँ पे बिल सेनेट में पेश किया गया है और जो पास भी कर लिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन ने भी इसके हवाले से पार्लियामेंट में भी बहस की है और अब सेनेट और पार्लियामेंटेरियन का एक मुश्तरका इजलास होगा। इस हवाले से कमीशन बनाया जा रहा है और उसमें पेश किया जाएगा, लेकिन कभी इम्कान यही है कि इस बिल को पास कर लिया जाएगा। हुकूमत का कहना है कि उनको मालूम है कि इस बिल के पास करने से वो गैर मकबूल हो जाएंगी, लेकिन इस बिल के पास करने से 17 अरब यूरो से भी ज़ायद फ्रांस हुकूमत का फ़ायदा होगा और मौजूदा जो माशी बहरान है उसमें इस फ्रांसीसी हुकूमत को ये नाखुशगवार या नापसंदीदा जो फैसले वो मजबूरन करने पड़ रहे हैं। ये भी बताइए कि एक और एहतजाज भी चल रहा है जो कि असातिज़ा का, नर्सेज का, एयरपोर्ट और सफाई के अमले के हवाले से भी हड़ताल है, ये भी एहतजाज हो रहा है। इनकी क्या वजूहत है, इसके पीछे क्या है रीजंस? जी देखिए ये एहतजाज बुनियादी तौर पर जो पेंशन इस्लाहात की वजह से था। जब ये सेनेट में पेश किया गया था और पेंशन इस्लाहात में जो एज थी वो 62 से 64 कर दी गई थी, लेकिन इसमें बाद में एयरपोर्ट का जो अमला था, असातिज़ा थे और इसके साथ हाकरोब और दूसरे दीगर लोग भी, नर्सेज वगैरह भी इस एहतजाज में शामिल हो गए थे। इस एहतजाज में शामिल होने की जो बुनियादी वजह थी ये तो पेंशन इस्लाहात थे, लेकिन कोरोना के बाद और यूक्रेन जंग की वजह से यहाँ पे महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है
और लोगों की जो तनख्वाहें हैं और वो उसी तरह है, लेकिन महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, लोगों की कुव्वती खरीद कम हो गई है। और एहतजाज में जो शामिल ये जो दूसरे लोग ये शामिल हुए हैं तो उनका ये कहना है कि एक तो पेंशन इस्लाहत के हवाले से इनके तहफ़्फ़ुज़ात है, दूसरी इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, क्योंकि जिस तनासब से महंगाई हुई है उस तनासब से तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से उनकी कुव्वती खरीद जो है बिल्कुल वो महदूद होकर रह गई है। लोगों को माशी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और बुनियादी तौर सही, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। यूनुस हमारे साथ मौजूद थे, फ्रांस से सीनियर सहाफ़ी। अब जरा हॉलैंड का रुख करते हैं। हॉलैंड में हुई है बड़ी ही अनोखी चीज, और हॉलैंड में हुआ ये है कि हालिया इंतखाबात में फार्मर सिटीजन्स मूवमेंट जो है उसने सबसे ज्यादा नशिस्तें जीतकर दुनिया को हैरान कर दिया। यकीनन ये एक हैरानकुन बात है कि सिर्फ 4 साल पहले मार्ज वजूद में आने वाली इस पार्टी ने अपने अपर हाउस के लिए होने वाले सूबाई इंतखाबात में 16 से 17 नशिस्तें हासिल कर ली, और हुकूमती पार्टी सिर्फ 10 सीटें जो है वो जीत सकी। और उसमें फिर ये भी जहन में रखिएगा कि किसान पार्टी है, ये किसान पार्टी की कामयाबी की वजह जो है हुकूमत से किसानों की कई बरसों की नाराजगी है, और इसका अहम फैक्टर जो है करार दिया जा रहा है कि ये नाराज थे और इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही थी, विच इज वाई कि इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, वो मैदान में आए और जीत गए। अच्छा, हॉलैंड के हुक्मरान जमात जो है वो 2030 तक नाइट्रोजन गैस के अखराज कम करने के जो 50 टारगेट है वो ये कह रहे हैं कि जी 50% तक ले आएंगे उस टारगेट को। 50% हमने कम करना है नाइट्रोजन गैस का अखराज, और उसके लिए ये लोग मुख्तलिफ इकदाम कर रहे हैं। लाइव स्टॉक की तादाद इन्होंने बड़ी हद तक कम करनी है, इसके अलावा हजारों फार्म्स खरीद कर उन्हें खत्म करना चाहते हैं ये। फिर हुकूमत ये भी कह रही है कि नाइट्रोजन गैस के अखराज की वजह फर्टिलाइजर और गोबर की खाद का इस्तेमाल है। बिल्कुल, तो इन इकदामात को तो आप सब एंटी फार्मर्स देख रहे हैं, वो तो एंटी फार्मर, एंटी डेयरी, एंटी जिसको कहते हैं पोल्ट्री, तो ये तो सब सिलसिला उनके हक में नहीं जाता। और इसी वजह से फिर हॉलैंड के जो किसान हैं वो कई बरसों से एहतजाज कर रहे हैं, और किसान पार्टी ने किसानों के जब जज्बात की तर्जुमानी की तो उसे गैर मामूली मकबूलियत हासिल हो गई। अब सवाल यह है कि 4 साल में इस जमात ने इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हासिल कर ली। फिर जमहूरियत में अगरचे अवाम की राय अहम होती है, लेकिन अगर अवाम की बड़ी तादाद ये सोच रही है कि जी मुझे अपना फ़ायदा चाहिए और माहौलियाती आलूदगी अगर होती है तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम फिर जमहूरियत में है, सिस्टम में प्रॉब्लम है, उससे कैसे निपटा जाएगा। इन तमाम मामलात पर हमारे साथ बात करनी है हमने, और हमारे साथ मौजूद है जी डॉक्टर कामरान साहब, हॉलैंड से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि वहाँ पर सियासत में भी हिस्सा लेते रहते हैं, इंतखाबात में भी हिस्सा लेते हैं, और हमारे इदारे के नुमाइंदा भी हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और मैं ये चाहूँगा ज़रा हमें थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताएं कि ये अचानक से ये पार्टी जो है वो किस तरीके से इतनी मकबूल हो गई। देखें, ये जो है वो कोई नई बात नहीं है। नेदरलैंड्स की जो पॉलिटिक्स है उसमें पिछली बार 2019 में जब इलेक्शन हुआ था तब ये एक नई जमात जिसको फोरम फॉर डेमोक्रेसी कहते हैं वो इसी तरह उभर के सामने आई थी, और इस दफ़ा जो है वो एक नई जमात आई है। लेकिन इसके पीछे पूरा एक बैकग्राउंड इस तरह से है कि जो डच हुकूमत है वो यहाँ पर EU रेगुलेशन के अंडर जो नाइट्रोजन की जो मिकदार है जो नेदरलैंड प्रोड्यूस करता है उसको कम करने के लिए जो यहाँ पे किसान है, जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर सेक्टर की, उसको कम करना चाह रही है, उसको तकरीबन 1/3 करना चाह रही है। तो ये एक बहुत बड़ा उनके लिए इशू है जो यहाँ का किसान है। तो इसलिए ये रिएक्शन के तौर पर एक पॉपुलिस्ट पार्टी है जिसको यूरोप की दीगर मुल्कों में जो इस तरह की जमातें हैं उनकी सपोर्ट भी हासिल है, और ये बेसिकली EU के अब ये जो पार्टी आ गई है और ये इसने 17 सीटें जीत ली हैं डॉक्टर साहब, ये जो इन्होंने 17 सीटें जीत ली हैं, तो अब हुकूमती पार्टी की हैं जी 10 नशिस्तें, तो अब ये पार्टी आकर क्या इकदाम करेगी? असल में जो सूबाई असेंबलियों की का जो फंक्शन है, मुख्तलिफ इनके फंक्शन है, लेकिन एक उसका अहम जो फंक्शन वो ये है कि इससे जो सेनेट है यहाँ का अपर हाउस है उसका इलेक्शन होता है। तो उसके जो भी लेजिस्लेशन पास करती है हुकूमत, उसको जो अपर हाउस है वो एंडोर्स जब तक नहीं करता वो तब तक लॉ नहीं बनता। तो अब हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो एक बहुत बड़ी रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं उसमें इनको लॉज बनाने में, लेजिस्लेशन में प्रॉब्लम होगी। उनको दूसरी जो लेफ्ट विंग की पार्टीज हैं, जो लेबर पार्टी या एक फ्रूनलिंग्स है, उनकी मदद दरकार होगी।
सही है। डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि अब जो फार्मर्स पार्टी जो अब आई है मैदान मार के बेसिकली, इनका अपना क्या मौकफ है और इनके अपने क्या मंशूर मैनिफेस्टो है कि अब जाहिर है नाइट्रोजन या ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज के ऐसे असरात तो हैं, मुज़िर असरात जो जिंदगियों को जो है वो खतरे में डालते हैं, तो ये उससे किस तरह से काउंटर करेंगे? अगर ये कहते हैं नाइट्रोजन का या ये सारी चीजें ना हो तो फिर इनके पास क्या तरीका है क्लाइमेट चेंज को या ग्लोबल वार्मिंग को काउंटर करने का? कुछ है इनका? अगर पूरा आप मंशूर देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की पॉलिसी की मुखालफत की बेस के ऊपर है। तो जो इनकी जो सोल्यूशन इन्होंने बताए, वो कहते हैं कि आप नाइट्रोजन को या दीगर जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको टेक्नोलॉजी की मदद से कम करें, ना कि आप जो है वो प्रोडक्शन एकदम से जो है वो आदि करने का ऐलान करें, बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी हमें जो नेदरलैंड्स का प्रॉब्लम यह है कि इसने 2030 तक जो नाइट्रोजन का जो अखराज है उसको कम करना है, उसको आधा करना है। तो इसलिए ये जो हुकूमत के पास यही ऑप्शन था कि फौरन इसकी प्रोडक्शन कम की जाए, और यही वाहिद और शॉर्ट टर्म तरीका था। अदरवाइज जो वो बात करते हैं, हुकूमत ने इन फार्मर्स को कोई ऑल्टरनेट प्लान नहीं दिया, क्योंकि जाहिर है अब अगर आप फार्मर्स के ऊपर ये पाबंदियां लगाएंगे तो फार्मर्स की जो इनकम है उस पर भी फर्क पड़ेगा। वो किस तरह कमाएंगे, किस तरह जिंदा रहेंगे, उसका कोई प्लान दिया हुकूमत ने उनको? देखिए, नेदरलैंड्स के अंदर जो लॉ के मुताबिक आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। जो हुकूमत का प्लान था वो तकरीबन 25 अरब यूरो इसके लिए उन्होंने मुख्तस किए थे, और ये जो ज़्यादातर जो कैटल फार्म्स हैं जहाँ पे जो नाइट्रोजन प्रोड्यूस या अमोनिया प्रोड्यूस करने का जो मौजब बनते हैं वो उनको ख़रीद रहे थे, ये नहीं कि वो उनको बाई फोर्स बंद करा रहे थे। ये एज ए वॉलंटरली जो है वो सारा काम होना था। लेकिन जो किसान थे उन्होंने इस पे रिएक्ट किया, अपने ट्रैक्टर्स लेके वो पार्लियामेंट हाउस आ गए थे। बहुत लंबे अरसे तक ये प्रोटेस्ट चलता रहा। तो उनके पास हुकूमत उनको ये अल्टरनेट दे रही थी कि आप दीगर जो इंडस्ट्री है उसकी तरफ जाएं। इवन एक और चीज भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि हुकूमत जो है वो जो आर्टिफिशियल मीट और आर्टिफिशियल जो मिल्क और इस तरह की चीजें हैं उसकी तरफ जाना चाह रही है, क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क रूटे, वो बेसिकली ये एक अलग मामला है। आर्टिफिशियल मीट वगैरह के बारे में तो अभी बिल गेट्स की तरफ जा रहे हैं ये लोग दोबारा एक इनऑर्गेनिक। बिल गेट्स ने अभी कहा है कि आर्टिफिशियल मीट जो है वो कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस में बहुत ज्यादा उसका एक किरदार है। डच काउज का तो हमने देखा हुआ है कि बड़ी मशहूर है, इनकी तो सारी इंडस्ट्री डेयरी पर खड़ी हुई है, और ये तो किसी सूरत ऑर्गेनिक की तरफ, ऑर्गेनिक छोड़ के ऑर्गेनिक की तरफ जाने, इनऑर्गेनिक क्या है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मेरा भी मिक्स हो गया, ऑर्गेनिक छोड़ के इनऑर्गेनिक की तरफ जाने पर रजामंदी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर कामरान साहब हमारे साथ मौजूद थे हॉलैंड से। नाजरीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। तोशा खाना की तफसीलात पब्लिक हुई तो सियासत में एक जलजला आ गया, और अगर इस दौरान जमान पार्क में होने वाले वाकयात पेश ना आते तो हमारा मीडिया अभी तक तोशा खाना को डिस्कस कर रहा होता। लेकिन इज्तिमाई जहन पर तोशा खाना इस तरह नक्श हुआ है कि असर सियासत पर एक तवील अरसे तक इसका रहेगा। तोशा खाना का एक कानूनी पहलू ये है और एक सियासी पहलू है। कानूनी पहलू का ताल्लुक जो है उसकी रकम से मुतल्लिक, उसके तरीक़ेकार से मुतल्लिक, तोहफा खरीदना बेचने से मुतल्लिक है, जबकि सियासी पहलू जो है वो इल्ज़ाम तराशी और प्रोपेगेंडा से ताल्लुक रखता है। अब ये दोनों पहलू बड़ी अहमियत रखते हैं, लेकिन एक और पहलू है अखलाकी और मजहबी जो कि सियासी शोर शराबे में दब के रह गया है। इस्लाम में बैतुल माल का जो तस्वुर पेश किया गया है तोशा खाना, यूँ कहिए कि शायद उसकी जदीद शक्ल है, और गैर मुल्की सरबराहान से मिलने वाले तहाइफ की कीमत तय की जाती है। कीमत के तयन पर भी सवालात उठते हैं। सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या मुल्क का सरबराह तोशा खाने से मामूली रकम के अवज़ तहाइफ खरीद सकता है? इस्लामी तालीमात इस हवाले से क्या कहती हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मारूफ आलिम दीन मुफ्ती फारूक अल कादरी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बता दें कि क्या तोशा खाना और बैतुल माल ये दोनों तकरीबन एक ही चीज़ है या कुछ उसकी बदली हुई शक्ल है? तोशा खाना बैतुल माल का ही एक हिस्सा है। इसमें वो तहाइफ जमा किए जाते हैं जो रियासती ज़िम्मेदारान को
दीगर ममालिक के सरबराहान से या दीगर ममालिक की जानिब से मौसूल होते हैं। सही। ठीक है, अब ये जो अगर हम इस्लामी तारीख की थोड़ी सी बात करें तो हमारे सहाबा कराम का जो है बैतुल माल के हवाले से क्या रवैया था, कुछ उसके बारे में कोई एग्जांपल्स देकर अगर आप बता सकें। इस हवाले से ख़ुद हदीस नबवी में बड़ी सराहत के साथ कौल फैसल मौजूद है, जिसमें इतनी वजाहत है कि हमारे यहाँ जो कानूनी सुकम है वो भी वाज़े होता है और तोशा खाना के हवाले से सरी वाज़े इस्लामी हुक्म भी ज़ाहिर होता है। हदीस में ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनु साद के एक साहब को ज़कात और सदक़ात की वसूली के लिए रियासती तौर पर एक ज़िम्मेदार मुकर्रर फरमाया। वो साहब वहाँ गए, लोगों ने उन्हें रियासती नुमाइंदा समझकर ज़कात और सदक़ात भी पेश किए और इसके साथ साथ उन्होंने ताइफ़ भी पेश किए। वो वापस आए और अल्लाह के रसूल की खिदमत में अर्ज़ करने लगे कि ये वो माल है जो लोगों ने ज़कात और सदक़ात के तौर पर पेश किया और ये वो है जो मेरा है, क्योंकि लोगों ने मुझे एज ए गिफ्ट तोहफे के तौर पर पेश किया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा के रूबरू एक शरीयत का आइन और कानून वाज़े किया। आपने फरमाया कि आप ये बताइए कि अगर आप अपने घर में बैठे होते तो क्या आपको ज़ाती हैसियत में किसी ने ऐसा तोहफ़ा पेश करना था? कहा नहीं। फरमाया फिर इसका मतलब ये है कि ये रियासती नुमाइंदा होने की हैसियत से आपको तोहफ़ा मिला है, ये आपका नहीं है बल्कि ये रियासत का है, इसको आपको रियासत में बैतुल माल में ही जमा करवाना होगा। तो उनसे फिर वो मौसूल और वसूल कर लिया गया। इससे एक बात समझ में ये आ गई कि दीन इस्लाम ने रियासती नुमाइंदे की हैसियत से जो तहाइफ वसूल हों वो उस शख्स की ज़ाती मिल्कियत नहीं ठहराया बल्कि ये रियासत की मिल्कियत ठहराया है। इस हदीस की रूह से दूसरी बात ये मालूम हो गई कि जब किसी सरबराह ममलिकत की या रियासती नुमाइंदे की वो ज़ाती मिल्कियत है ही नहीं तो ना वो उसे ज़ाती तसर्रुफ़ में ला सकते हैं, ना ही वो घर ले जा सकते हैं, ना ही ज़ाती इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही उन्हें वो रियासत में तोशा खाना में जमा कराए बग़ैर उसको फ़रोख्त करने के मजाज़ हैं। सही। अच्छा, अब जब ये तोहफ़ा तोशा खाना में जमा करवा दिया जाएगा तो इसका मतलब है हमने इस्लामी हुक्म की तामील की। अब उसके बाद वाला जो मरहला है उसके हवाले से क्या फतवा है, क्या उसके हवाले से तालीमात है कि क्या कोई हुक्मरान जिसे वो तोहफ़ा मिला हो या उसे ना मिला हो, वो तोशा खाने से कम कीमत पर क्या वो तोहफ़ा ख़रीदा जा सकता है? चूँकि ये रियासत की मिल्कियत है और इसको कम कीमत पर ख़रीदने का मतलब है रियासत को माली तौर पर नुकसान पहुंचाना। इसकी एक वजह यह भी है कि जिस तरह रियासती नुमाइंदे को बैरून मुल्क से तहफ़ मिले हैं, इसी तरह जब कोई दीगर ममलिकत का नुमाइंदा यहाँ आता है तो हमारी रियासत बैतुल माल से तोशा खाना के रुकूम से उनको भी तोहफ़ा पेश करती है। तो जब तोहफ़ा दिया जाएगा तो वो उस वक्त की मार्केट वैल्यू के मुताबिक बड़ा हैवी बजट का होगा और जब हम तोशा खाना से ख़रीदें तो रकम कम करेंगे, तो इससे ममलिकत को रियासती ख़जाने को नुकसान पहुंचेगा। और इसमें एक और पहलू ये है कि चूँकि ये जो तोहफ़ा है इसकी मार्केट वैल्यू के मुताबिक रकम ये पूरी कौम की ये मिल्कियत है, इसको कम कीमत पर लेना कौमी हक को भी नुकसान पहुंचाना है। लिहाजा ये भी जायज़ नहीं शरीयत की रूह से कि इसको कम कीमत पर लेकर रखा जाए। अगर इसको लेना ही है तो इसकी मार्केट वैल्यू के मुताबिक जितनी कीमत बनती है, अखलाक का तकाजा ये है कि उससे भी ज़्यादा देकर लिया जाए। क्यों? कि इस तोहफे की वैल्यू बढ़ी है, मार्केट वैल्यू की मुताबिक इसकी हैसियत नहीं है, बल्कि एक दीगर रियासत ने इसको तोहफे के तौर पर पेश किया है, तो उस वजह से इस तोहफे की कदर में इजाफा हो गया है। तो अखलाक ये कहता है कि उसकी मार्केट वैल्यू से भी बढ़कर रकम पेश करके उस तोहफे को लिया जाए, अगर लेने की इजाज़त देते हैं तो।
बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। जनाब मुफ्ती मोहम्मद कादरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और तोशा खाना के हवाले से जो तोहफे लिए जाते हैं कम कीमत पर, उनके हवाले से यही फतवा है, यही दीनी तालीम है कि ये चीज़ मुनासिब नहीं है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सियासी मामलात पर बात करते हैं और माशी मामलात चूँकि सियासी मामलात से जुड़े हुए हैं तो इसीलिए सबसे पहले बात होगी कि जी IMF के साथ जो डील होनी थी पाकिस्तान की वो अब कब तक हो जाएगी, कि कितना करीब हम पहुंच चुके हैं। और दूसरा ये कि हुकूमत की तरफ से भी और इमरान खान साहब की तरफ से भी कुछ इंदिया आया है कि जी शायद मिल बैठ कर कोई मामलात निपटाने की बात हो रही है और मामलात को सॉल्व करने की बात हो रही है। क्या ये दोनों बातें दुरुस्त हैं? इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मुस्लिम लीग नूनुमा राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम सलाम। राना साहब बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो अगर हमें इस IMF डील के हवाले से जो लेटेस्ट स्टेटस है वो अगर आप बता सकें कि अब कहाँ तक मामला पहुँचा है और कब तक ये हम इस डील को साइन कर लेंगे। देखें, IMF के लिए जो रिक्वायर्ड प्रायर एक्शंस थे, जो रेवेन्यू का शॉर्टफॉल था, वो सारा जो है वो नए इजाफी टैक्सेस से जो यूटिलिटी की प्राइसेस इंक्रीज़ की गई, वो सारे प्रायर एक्शंस मुकम्मल हैं। थोड़ा सा जो एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर जो शॉर्टफॉल, जो आगे की जो आपकी रिक्वायरमेंट, फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट थी, जो हमें फ्रेंडी से उम्मीद थी, जो उन्होंने प्रायर कमिटमेंट्स दी हुई थी IMF को, वहाँ जो है वो भी फाइनलाइज होने को हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये आने वाले चंद दिनों के अंदर ये जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो हो जाएगा और फिर हम IMF की ट्रांच रिलीज की तरफ जो है वो चले जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर ये चीज़ें और कोई रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं बच गई जो कि हमने पूरी करनी है, जहां कोई और प्राइस हाइक या कोई और रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं उनकी है इस वक्त। अच्छा, डार साहब ने एक बात की थी कि जी IMF का जो रवैया है वो कुछ अनकस्टमरी एटीट्यूड है IMF का, और उन्होंने एक बात ये भी कही कि हमारे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो हैं उनके हवाले से उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और वो कह रहे थे कि ये जो मिसाइल प्रोग्राम है वो आप बंद कर दें। ऐसा भी हुआ? नहीं, कोई ऐसी कोई रिक्वायरमेंट IMF की ऐसी मेरी नॉलेज के मुताबिक नहीं थी और ना हमारा पाकिस्तान की रियासत का, ना हुकूमत पाकिस्तान का अपने मिसाइल प्रोग्राम या जो हमारे जो न्यूक्लियर असासे हैं उसके ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने का, कोई भी किसी टॉपिक के ऊपर इस पर डिस्कशन भी नहीं हुई। और अगर होती भी, अगर कोई ऐसा मुद्दा निकलता भी तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है इसके ऊपर कोई ले दे करती या कोई बातचीत होती। हुई भी नहीं, कोई ऐसी डिमांड निकली भी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं हुई। अच्छा, क्योंकि ये तो अखबारात में रिपोर्ट हुआ है, इसाक डार साहब ने कहा है कि जी ये बात की गई और हमने उनको जवाब कर दिया। अच्छा, ये रूमर्स हैं। देखें, ये मेरी नॉलेज के मुताबिक तो जो है जो जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको बता दी। ओके। अच्छा, क्योंकि वो यही कह रहे थे कि हमसे डिमांड की गई और हमने उनको मना कर दिया, तो वो अगर आप कहते हैं कि हाँ मना कर दिया तो मेरा तो आपसे अगला सवाल ये होता है कि आप लोगों ने भी फिर एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है, खतरे की घंटी आपके लिए भी बच गई है। और सही जी, देखें, ये फिर पॉसिबल है कि फाइनेंस मिनिस्टर के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो, उनसे कोई ऐसा किया, और जो मेरी नॉलेज है वो मैंने आपको बता दी कि अगर ऐसा होता तो ये मुमकिन ही नहीं है कि इस चीज़ के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत या रियासत पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज़ करती। बिल्कुल सही बात है। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम वैसे भी उसके अंदर नवाज शरीफ साहब का एक बड़ा हिस्सा है, बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो उसको तो किसी भी सूरत उसके बारे में तो कोई बात बर्दाश्त भी नहीं की जानी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, ये बताएं कि अब जो आए हैं दोनों तरफ से बयानात, इमरान खान साहब की ट्वीट आई कि भाई हम मुल्क के मफाद में जिससे भी बैठ कर बात करनी हो उसके लिए मैं तैयार हूँ, और फिर शहबाज शरीफ साहब का भी ये बयान आया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, कि बैठ कर बात करना जो है वो एक अच्छा एहसन इक़दाम है। तो क्या दोनों तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी जो आप देख रहे हैं, ये क्या इसका मतलब ये है कि जो गैप्स थे वो ब्रिज हो जाएंगे हुकूमत और इमरान खान साहब और उनकी जमात के दरमियान? देखें, जो शहबाज शरीफ साहब हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो जब अपोजिशन लीडर थे
उन्होंने तो तब भी मसाक मीशत की बात की, उस वक्त इमरान खान ने इसको रद्द कर दिया। फिर जब उनकी हुकूमत आई PDM कोalition के साथ, तो तब भी उन्होंने ऑफ़र की मसाक मीशत की। उसके बावजूद उसके अलावा भी बातचीत के लिए हम हमेशा तैयार थे, लेकिन इनका मौक़िफ़ ये था कि पहले आप इलेक्शंस की डेट अनाउंस करें, बाद में बातचीत होगी। फिर उन्होंने असेंबलियाँ डिज़ोल्व कर दी। लेकिन उसके साथ साथ देखें, हम लोग तो बातचीत बिल्कुल हो सकती है, लेकिन जब उस इमरान खान ने जो ऑफ़र की है उसको, अच्छी बात है कि ऑफ़र आई है, लेकिन हमें उसको एनालाइज करना है कि वो हकीकी मानों में ऑफ़र है भी या नहीं है। क्योंकि एक तरफ तो वो जो है, आई एम सॉरी टू से, लाशों पे सियासत भी करते हैं। ज़िले शाह की जो है जिस तरीके से उन्होंने इल्ज़ाम तराजी की, एक फ़ेक प्रोपेगेंडा किया, फिर जो उन्होंने अभी चंद दिनों में हरकतें की कि एक सिंपल अदालती कार्रवाई के आगे जो है वो अपने वर्कर्स को बुला के एक तसादुम जैसा माहौल क्रिएट किया जो कि इलीगल था। जब इनके अपने वकील माफिया मांगते रहे जज के सामने कि हमारे से गलती होगी, हमें मौका एक और दे दें, तो मैं समझता हूं कि अच्छी बात है, इसको परसू करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन मुझे इसको एनालाइज कैसे करेंगे आप लोग? मतलब आप ये भी एनालाइज करेंगे क्या कि एक आदमी को 1500 या 2000 पुलिस के एहलकार लेने ही क्यों गए? ये भी तो तरीका नहीं है ना तामील करने का किसी हुक्म का। 5 लोग चले जाएं, DIG जा ही रहा है खुद, तो उसका एक अकेले का भी जाना काफी। एक आदमी को 1500 लोग लेने नहीं गए, एक आदमी को 15 लोग लेने गए थे। और वहां जब वो 15 लोग लेने गए तो दूसरी साइड से पथराव, धक्केबाजी और वो चीजें शुरू हो गई। फिर उन्होंने बैकअप कॉल किया, दूसरी तरफ और लोग आ गए, फिर पेट्रोल बम चले, फिर और तसादुम हुआ। तो वो एक चीज एस्केलेट कर गई जो कि करने की कोई तुक ही नहीं बनती थी। वो 15 आदमी आते तो वो अपनी गिरफ्तारी देते और वो साथ चले जाते। लेकिन जब PTI के कारकुनों को हदायत दी गई कि आप इधर आके पहुंचे और लड़ें, तो फिर ये चीज़ें बढ़ी। और दूसरी तरफ जाहिर सी बात है, फिर हुकूमत ने अपनी, या जो पुलिस है उसने अपनी रिट कायम करनी थी और वहाँ वो एक चीज़, मामला वो बढ़ गया। लेकिन ये अफसोसनाक है। देखें, एक आदमी को 1500 तो अब इमरान खान साहब का ये जो आप कह रहे हैं बयान है, इसको एनालाइज करेंगे, वो कैसे करेंगे एनालाइज? नहीं, ये तो देखें, ऑब्वियसली ये कोलिशन, पिछली दफ़ा भी जब हमने 2 लोग जो है असद कैसर साहब और परवेज़ खटक साहब से रब्ता किया गया कि इनसे बातचीत की जाए कि कैसे आगे मामलात लेके चलने हैं, तो फिर उसका कोई जवाब नहीं आया। APC के मामले के ऊपर जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी थी, जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए थे उसके ऊपर, तब भी उन्होंने उसको भी रद्द कर दिया। तो अब इसी तरह फिर देखते हैं जी, वज़ीर आज़म साहब शायद किसी मैसेंजर को भेजें इनके पास और फिर क्या नतीजा आता है वो आगे देखा जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। राना अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और सियासी मामलात पर गुफ्तगू हो रही थी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।